गुड इवनिंग एवरीवन। आशा है आप सभी एवरीडे की तरह मेरे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, और जो लोग भी जुड़ चुके हैं वो थम्स अप शो करते जाएंगे। सो हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल। सभी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से, क्योंकि अभी हमारे नवरात्र चल रहे हैं। और आशा करती हूँ कि आप सभी फेस्टिवल को एंजॉय करने के साथ साथ अपनी स्टडीज़ को भी ध्यान दे रहे होंगे, है ना? क्योंकि एंजॉयमेंट तो लाइफ में ज़रूरी है, बट आपकी जो स्टडी है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलिए, और किसी भी चीज़ को मिस मत करिए। मैं ये भी नहीं आपसे कहूँगी कि आप अपने जो एन्जॉयमेंट है उसको आप छोड़ दीजिए, एन्जॉय मत करिए, बिल्कुल एन्जॉय करिए। आप अगर किसी तरह का आपका कोई फंक्शन है वो भी अटेंड करिए। थोड़ा सा अच्छा लगता है जब आप थोड़ा सा चेंज अपने लाइफ में लाते हैं। ये जो त्यौहार होते हैं हमारे लाइफ में, ये चेंज लेके आते हैं, खुशियाँ लेकर के आते हैं। हम एवरीडे जो दौड़ भाग करते हैं उससे हम लोगों को एक ये ब्रेक मिलता है, हमें अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। कहीं कहीं कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, कहीं लोगों के घर में मेहमान आते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, दुर्गा पंडाल्स में जाते हैं। तो ये सब इन्जॉयमेंट हम करते हैं, हमको अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। और फिर ये जब 8-9 दिन हम कंटिन्यूसली एन्जॉयमेंट कर लेते हैं, उसके बाद फुलफिल अपने आप को महसूस करते हैं कि हाँ, अब हम थोड़े खुशियों से भर चुके, एनर्जी आ चुकी है, और उसके बाद फिर हम अपने काम में लग जाते हैं। तो एन्जॉयमेंट के साथ साथ अपने काम को भी बराबर ध्यान दीजिए, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे और आपकी पढ़ाई भी मिस ना हो, है ना? तो आप लोगों को पढ़ाने के साथ साथ मैं भी कोशिश करती हूँ कि अपना जो इन्जॉयमेंट है उसको कम नहीं होने देती हूँ। वहाँ भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपना जो इन्जॉयमेंट है उसको भी जारी रखूँ, आप लोगों को पढ़ाना भी जारी रखूँ। और पूजा रानी जी आ गई हैं, नमस्ते। बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब टाइम से आते हैं, मुझे पंचुअल लोग बहुत पसंद हैं। एक्चुअली मैं खुद भी बहुत पंचुअल हूँ, और अभी मैं एक कंपटीशन फ़ाइट करके आ रही हूँ, और वहाँ से जल्दी जल्दी मैंने बस घर में कदम रखा और क्लासेस शुरू कर दी हैं। तो ये स्पिरिट होनी चाहिए, एक टीचर के अंदर ये भावना हमेशा होनी चाहिए कि अगर कोई कंपटीशन आप फाइट कर रहे हैं तो वो भी करिए। और सोशल कंपटीशन था, ऐसा कोई एजुकेशनल नहीं था। अभी जो हमारे इवेंट्स चल रहे हैं नवरात्रि के रिलेटेड टू दिस, बट ये सारी चीज़ों को भी आपको जीवन में एंजॉय करना चाहिए। वहाँ देखिए, कभी भी हम कोई कंपटीशन फाइट करते हैं तो उसमें अगर हम नहीं भी जीत पाते हैं तो हमें वहाँ सीखने बहुत कुछ मिलता है। तो मैं हमेशा ये सोच के ही कंपटीशन फ़ाइट करती हूँ कि मुझे जीत मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलेगी तो मुझे सीखने तो वहाँ मिलेगा ही कुछ ना कुछ। तो सीखना एक टीचर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सीखने का कोई भी रास्ता अगर आपको दिखाई देता है तो आपको ज़रूर उस रास्ते पर चलना चाहिए। तो देखिए, अब फिलअप फॉर्म के जो हम एजुकेशनल वेबसाइट से जुड़ चुके हैं, तो हमारे पास बहुत से ऐसे ऑप्शंस आते हैं जिसको हम अपने लाइफ में लेकर चल सकते हैं। उसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और जान सकते हैं। तो यहाँ जो गवर्नमेंट पोस्ट जो रिक्वायरमेंट्स निकलती हैं, उनके लिए आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, कब एप्लीकेशन फॉर्म निकलने वाले हैं, निकल चुके हैं तो किस तरह से अप्लाई करना है। रिलेटेड टू दिस एवरी इन्फॉर्मेशन इज़ हियर। आपको फिलअप फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। और यहाँ पे अगर आप जुड़ते हैं फिलअप फॉर्म के साथ, मैं एवरीडे आपको कहती हूँ कि आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है, क्योंकि देखिए आपका कोई खर्च नहीं हो रहा है। आपको बहुत सारी क्लासेस जो हैं वो फ्री ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं। तो इससे अच्छा आपको घर बैठ के और क्या हो सकता है कि आप कहीं बाहर भी आपको जाना नहीं पड़ रहा है, किसी तरह का आपको खर्च भी नहीं करना है, और इतना अच्छा आपको एजुकेशनल ग्रुप का साथ मिल रहा है। तो जैसा संग वैसा रंग। तो आपका अगर संग अच्छा है, साथ अच्छा है, तो आपके लिए आगे आपका रंग भी अच्छा होगा। इस चीज़ को लेकर के हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे टीम मेंबर्स को। तो सीटेट और एचटेट की तैयारी कराने के लिए दे आर ऑल आवर टीम मेंबर्स। मिस वर्षा मैम जो हैं वो हैं सोशल स्टडीज़ की, 9 AM पे क्लास लेती हैं मॉर्निंग से। चंद्रशेखर सर जो हैं वो मैथ्स की क्लास लेते हैं 10 AM पे। सुखवंती मैम इंग्लिश की क्लास लेती हैं 1 PM पे। सीडीपी की क्लास होती है 3 PM पे। और मैं सोनाली
आप लोगों की ईवीएस टीचर। और मेरा टाइमिंग आप लोगों को पता ही है, 6 बजे से 7 बजे तक रहता है। कभी कभी मैं थोड़ा लंबा भी पढ़ा जाती हूँ, वो एक्साइटमेंट चलती रहती है पढ़ाते पढ़ाते, कई बार मुझे याद नहीं रहता है कि कितना टाइम हो गया और अब बच्चे बोर हो चुके हैं, मुझे क्लास छोड़नी चाहिए। मुझे भी अच्छा लगने लगता है एक्चुअली पढ़ाते पढ़ाते। और कल तो हम टाइम से बहुत आगे तक मतलब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, आप बहुत काफ़ी लंबा समय ले लिया था। बट ध्यान रखना पड़ता है, कभी कभी ये होता है कि अच्छा लगता है तो हम भूल जाते हैं टाइम देखना कि अरे कितना टाइम हो गया। और आरती मैडम हमारी हिंदी की क्लासेस लेती हैं 10 PM पे। शाहीन जी गुड इवनिंग, बहुत अच्छा है आप लोग टाइम से आ रहे हैं, और टाइम से इसी तरह एवरीडे जुड़िए और हम आगे बढ़ते हैं। और सीटेट की जो हमारी 2022-23 की जो क्लासेस हैं वो फ्री ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें। वैसे तो ये 15 अगस्त से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, बट जितने जल्दी आप ज्वाइन करेंगे आपका कम नुकसान होगा, आप डिटेल में कोई भी चीज़ें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो इसलिए ज्वाइन जल्दी करिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ वेदर कंडीशन आज बहुत ख़राब है, बहुत ही बारिश हो रही है यहाँ पे, बट फिर भी देखिए कोशिश करते हैं कि हम पढ़ाएं आपको और किसी तरह का कोई रुकावट ना आए क्लास में, होपफुली। क्योंकि यहाँ काफ़ी दिनों से मौसम जो है वो अच्छा नहीं चल रहा था, बीच में बहुत सारी क्लासेस आप लोगों की मिस हुई इस कारण से, बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन इज़ नॉट गुड हियर। और अभी भी 2-3 दिनों से यही कंडीशन चल रही है। निधि जी नमस्ते, आज आप पहली बार क्लास अटेंड कर रही हैं निधि जी, और अगर पहली बार कर रही हैं तो हाँ जी निधि जी आपको ही रिप्लाई कर रहे हैं कि अगर आप पहली बार कर रही हैं तो हमारा फिलअप फॉर्म जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको उसमें सारे जो मेरे प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपने और वीडियोस मेरी नहीं देखी हैं, पिछली क्लासेस की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगी तो आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उससे आपको एवरीडे कुछ अगर स्पेशल कुछ रहता है तो मैं उसमें डाल दिया करती हूँ और लिंक भी आपको वहाँ से मिल जाती है, ठीक है। तो आप वहाँ ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, कोई आपका पैसा खर्च नहीं होने वाला है। मैम कहाँ से हो आप? मैं झारखंड से हूँ पूजा रानी जी, मैं झारखंड में हूँ और अभी यहाँ बहुत बारिश हो रही है। बहुत डेवलप्ड जगह नहीं है ये, थोड़ा पिछड़ा जगह है, बट धीरे धीरे ही कोई भी पिछड़ी चीज़ जो है वो सुधरती है, तो सुधर रही है सारी चीज़ें। मैम फर्स्ट सिर्फ एग्ज़ाम कितने से कितने बजे तक था? अभी तो देखिए एग्ज़ाम का कुछ भी नहीं आया है, अभी क्लासेस चल रही हैं आपकी, क्लासेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और हमारी जो क्लास रहती है ईवीएस की, ये 6 से 7 बजे रहती है, ठीक है। और आज हम हमारा नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, शेल्टर। शिफ्ट, ओके। शिफ्ट जो है ये तो अभी देखिए, अब आपका डेट आएगा तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन होंगी, है ना, क्योंकि ऑनलाइन का फिर कुछ अलग शेड्यूल हो सकता है। तो जब तक यूजीसी नेट की क्लास नहीं है ये निधि जी, ये सीटेट एचटेट के लिए टेट की क्लासेस हैं। और अगर आपको नेट के लिए क्लासेस देखनी है तो मॉर्निंग 9 o'clock होती है। आप अगर फिलअप फॉर्म को आप सब्सक्राइब कर देंगे तो उसमें नेट की क्लासेस भी आपको शो करेंगी। तो आप फिलअप फॉर्म को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, जो हमारा चैनल है, तो उसमें आपको नेट के लिए जो क्लासेस होती हैं वो दिखा दिया, मतलब दिख जाएगा उसमें आपको जो लाइव क्लासेस होंगी। मॉर्निंग 9 बजे एक क्लास होती है, तो आप वहाँ जाके अपनी क्वेरीज कर सकते हैं। दिल्ली में तो देखिए पूजा जी बारिश नहीं होती है, मैंने वहाँ 6-7 साल बिताए हैं, बादल आते हैं और चले जाते हैं, तो बहुत मुश्किल है। मंजय जी भी आ गए हैं, नमस्ते, बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का। तो हम आगे बढ़ते हैं क्लासेस में, ठीक है। ये तो हमारा थोड़ा सा एवरीडे का एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन टाइम होता है, ये भी ज़रूरी है। आप लोगों को कोई क्वेरी रहेगी तो जब क्लासेस ख़त्म होंगी तो लास्ट में हम एक बार आप लोगों के डाउट्स क्वेरीज जो भी हैं उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अभी हम जो हमारा टॉपिक है उस पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो शेल्टर है आज हमारा जो टॉपिक है, दैट इज़ शेल्टर। एमसीक्यूज़ हमारे 2 दिन हो चुके हैं, और अगर आप लोगों को एमसीक्यूज़ अच्छे लग रहे हैं तो ये शेल्टर वाला हम कंप्लीट करके फिर से एमसीक्यूज़ के 2-3 शुरू कर सकते हैं, जो आपको थोड़ा थोड़ा ये नॉलेज देते रहेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो टॉपिक हम पहले क्लियर कर लें आज। शेल्टर जो है, शेल्टर मतलब रहने का स्थान या जिसको कहा जाता है आश्रय, ये हर किसी के लिए ज़रूरी है।
आप लोगों ने एनिमल वाला चैप्टर जब पढ़ा था तो उसमें भी मैंने शेल्टर का जिक्र किया था कि शेल्टर जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। रूपाली जी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो शेल्टर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक वो इंसान हो, वो पशु पक्षी हो, तो उसको रहने का एक स्थान चाहिए। इवन आप पेड़ पौधे को भी देखिए, पेड़ पौधे को भी एक, जब तक पर्टिकुलर अच्छा एरिया एनवायरनमेंट नहीं मिलता है वो डेवलप नहीं करता है, तो उसको भी एक जगह चाहिए। हर किसी को रहने का स्थान चाहिए। अब जैसे आप एक पौधे को ले लें और उसको हर वक्त अंदर रखें घर के अंदर, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो वो शेल्टर, वो रहने का स्थान है, शेल्टर जो है वो प्रॉपर नहीं है, वो उसमें नहीं सरवाइव कर सकता। उसको कैसा माहौल चाहिए? उसको सनलाइट चाहिए, उसको एयर चाहिए, उसको वाटर चाहिए। लेकिन आपने क्या कर दिया, एक बंद से कमरे में, अंधेरे से कमरे में उसको रख दिया। अब आप सोचिए कि क्या आपको भी एक बंद और अंधेरे कमरे में रख दिया जाए तो क्या आप सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। 1 से 2 दिन आप बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आपको अच्छा ही नहीं लगेगा अंधेरे कमरे में, आपको बेचैनी होने लगेगी, आपको घुटन महसूस होने लगेगी। तो हर किसी का जो आश्रय है, रहने का स्थान जिसको शेल्टर कहा जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल्स हो, इवन मैंने प्लांट के लिए भी आप लोग को कहा, बर्ड्स, आप देखिए हर कोई अपना घर बनाता है, हर कोई अपना रहने का आश्रय ढूंढता है कि मुझे रहने का एक स्थान मिले। और इसके बहुत सारे कारण हैं। वो आपको कंफर्ट देता है सबसे पहले तो, है ना। अब जैसे बाहर बहुत बारिश हो रही है, मैंने बताया आप लोगों को, अगर मैं घर में ना रहूं तो मैं तो बाहर भीग जाऊंगी। तो मौसम का क्या भरोसा, अभी बहुत बारिश हो रही है, दिन में बहुत तेज धूप निकल आए, धूप में भी मैं बाहर नहीं रह सकती। और कभी बहुत सर्दियों का मौसम हो जाए तो भी बाहर नहीं रहा जाएगा। तो इस तरह से जो वेदर कंडीशन होती है उसके कारण भी हमको क्या चाहिए, एक शेल्टर चाहिए। हमारे रेस्ट के लिए हमको चाहिए, हम जहाँ पे आएँ और रेस्ट करें वहाँ पे एक अच्छा माहौल वहाँ पे रहे, जिसमें हमको लगे कि हाँ हमको अच्छा लग रहा है। हम वहाँ खाना खाते हैं, अपने घर में आराम करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, अपना स्टडीज़ करते हैं। तो सारा मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कहाँ बिताते हैं, अपना घर में बिताते हैं। और उसके अलावा अगर हम किसी काम में हैं तो काम पे जाते हैं। तो शेल्टर इज़ अ प्लेस वेयर एनिमल एंड ह्यूमन्स लीव्स, है ना। एनिमल भी रहते हैं वहाँ पे, चाहे वो बर्ड्स हों, चाहे रेप्टाइल्स हों, किसी भी तरह के एनिमल्स हों, वो रहते हैं कहाँ, शेल्टर में। मैंने एनिमल्स के शेल्टर के बारे में आप लोगों को पहले ही बता दिया है। आज हम ह्यूमन शेल्टर के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो जो ह्यूमन शेल्टर है वो बहुत तरह के होते हैं। ये डिपेंड करता है, हम आगे पढ़ेंगे कि किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि शेल्टर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। शेल्टर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। सबसे पहले हमको क्या दे रहा है, वो प्रोटेक्शन दे रहा है फ्रॉम वेदर, मतलब वातावरण की जो स्थिति होती है, मौसम के जो हालात होते हैं उनसे, एंड एनी काइंड ऑफ डेंजर, और किसी भी तरह का डेंजर जो है। हमने घर अपना बंद कर दिया, रात को हम सो गए, हम चैन की नींद सो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर में किसी भी तरह का कोई जानवर नहीं घुस पाएगा। हमने दरवाज़ा बंद कर दिया है तो हमारे घर चोर नहीं घुस सकते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, हम अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं, हमारे प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर एंड एनी काइंड ऑफ डेंजर, इट प्रोवाइड्स अ प्लेस वेयर एनिमल एंड ह्यूमन कैन रेस्ट सेफली एंड कैरी देयर यूजुअल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो भी होंगे, हमारा जो भी हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए डेवलप कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम कहाँ से करते हैं, घर से ही करते हैं। अब जैसे आपने देखा कोरोना के टाइम पर कितनी मुश्किल हो गई थी कि कोई बाहर नहीं जा सकता था, तो सभी व्यक्ति क्या करते थे, घर पे ही रहते थे। इवन ऑफिस भी घरों में ही खुल रखे थे। क्यों? क्योंकि वो घर से ही सारा कुछ ऑपरेट करते थे। तो एक नया हमारे पास ट्रेंड आ गया, वर्क फ्रॉम होम। उस टाइम पे हमने क्या देखा, वर्क फ्रॉम होम, जो आज तक कभी हमने इतना ट्रेंडी नहीं देखा था। होता था, कभी कभी होता था कि लोग किसी कारण से कंटिन्यू बहुत दिन तक ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। कई लोगों की हो सकता है, जैसे कई बार होता है कि एक्सीडेंट हो गया, पाँव में फ्रैक्चर आ गया, तो वो ऑफिस जाना ना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। घर पे वो है इंसान, तो वो घर पे लैपटॉप में काम कर लिया करते थे। दैट इज़ वेयर रेयर कंडीशन ये सब थे कि कभी कभार ऐसा हुआ करता था। बट कोरोना टाइम पे क्या हो गया कि ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होने लगा ये टर्म कि वर्क फ्रॉम होम।
और बच्चों के क्लासेस भी क्या हो गए थे, ऑनलाइन हो गए थे, जिसके कारण सारी एक्टिविटीज़ जो है वो कहाँ से हो रही थी, हमारे घरों से ही होती थी। शेल्टर ऑल्सो प्रोवाइड द प्लेस फॉर प्राइवेसी एंड फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग द बिलोंगिंग्स। मतलब क्या है कि हम अपनी प्राइवेसी वहाँ मेंटेन करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम बाहर नहीं कर सकते। हमारा जो बेदिंग का काम है, नहाना, अपने हम तैयार होते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, सारा कुछ घर के अंदर करते हैं। वो क्या देता है, हमको एक प्राइवेसी देता है। ये चाहिए हमको। हम खुले में कहीं बाहर सोते हैं तो हमको चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि खुले में कभी कोई कीड़ा मकोड़ा आ सकता है, कोई भी हमको नुकसान पहुंचा सकता है, बहुत सारे एनिमल्स घूमते हैं। तो इसलिए हमको एक प्राइवेसी मिलती है, कहाँ, घर के अंदर। वहाँ हम सुरक्षित भी रहते हैं और हम गोपनीयता भी बना के रख सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हम घर में सुरक्षित रख सकते हैं। अपने ऑर्नामेंट्स हम घर में रखते हैं, फिर अपनी जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम कहाँ रखते हैं, घर पे रखते हैं। अपने कपड़े घर पे रखते हैं, बर्तन रखते हैं घर पे। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम क्या करते हैं, अपने घरों पर रखा करते हैं। तो आश्रय वह स्थान है जहाँ पशु और मनुष्य रहते हैं। आश्रय मौसम और किसी भी प्रकार के खतरे से सुरक्षा प्रदान करता है। यह वह स्थान प्रदान करता है जहां पशु और मानव सुरक्षित रूप से आराम कर सकते हैं और अपनी सामान्य विकास गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। आश्रय गोपनीयता के लिए जगह और सामान रखने की सुविधा भी प्रदान करता है। तो ये हम क्या करते हैं इसमें, एक तो हम सुरक्षित रहते हैं और मौसम से भी हम बचे हुए रहते हैं, खुद के लिए सुरक्षा, अपने सामान की सुरक्षा के लिए, और गोपनीयता बनाए रखने के लिए, प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए, और अपने जो भी सामान है उनको स्टोर करने के लिए। ये हमारा एक आश्रय होना बहुत ज़रूरी है। आजकल एक घर का सपना जो है वो बहुत बड़ा सपना हो गया है, क्योंकि घर जो है आजकल बनाना बहुत ही मुश्किल टास्क हो गया है। हर किसी के पास घर नहीं है आजकल, और इसके लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है कि भाई एक किसी तरह से हम घर खरीद पाएँ, क्योंकि आजकल ये बहुत कुछ हम देख रहे हैं कि महंगे इतने हो गए हैं ये सारी चीज़ें हमारे लिए। पहले के समय में इतना मुश्किल नहीं हुआ करता था, लेकिन अब के समय में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इन सब चीज़ों के रेट भी जो हैं बहुत आसमान छूने लगे हैं। तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, कई चीज़ें हमारे पहुँच से बाहर होती जा रही हैं। पहले लोगों के पास इतना बड़ा घर हुआ करता था कि उसमें लोग तो रहते ही रहते थे, और जानवरों के रहने का स्थान भी बहुत बड़ा हुआ करता था। और अब स्थिति ये हो गई है कि जानवर तो दिखाई ही नहीं देते घर में, इंसान ही किसी तरह रह ले, यही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद पहले जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी, अब धीरे धीरे क्या होने लगा है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ट्रेंड बढ़ गया है। और पहले जो माँ बाप रहते थे वो बहुत से बच्चों को एक साथ पाल लिया करते थे, और अब एक बच्चा जो है वो अपने माँ बाप को नहीं पाल पाता है। तो ये धीरे धीरे क्या हो गई, कंडीशन बहुत कुछ बदल चुकी है। तो घर जो है पुराने समय से लेके अभी तक बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल डेकोरेशन पे और जो दिखावे पे बहुत ज़्यादा आजकल लोग खर्च करने लगे हैं, तो इस कारण से घर के जो हैं डिज़ाइंस भी बहुत तरह के हमको देखने मिलते हैं। पहले इतना ज़्यादा चलन में नहीं था, पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे। हम आगे अब देखते हैं कि घर भी किस किस तरह के होते हैं। देखिए, टाइप ऑफ शेल्टर के जो टाइप हैं वो बहुत तरह के होते हैं। अब अगर हम देखेंगे तो पहले बिल्कुल छोटे छोटे घर हुआ करते थे, मिट्टियों के घर ज़्यादातर वही चला करते थे, लोगों के पास उसी तरह के घर हुआ करते थे, और इतना ज़्यादा भेदभाव वाला कंडीशन भी नहीं हुआ करता था, क्योंकि सब एक समान सोच रखने वाले और इस तरह के लोग थे। लेकिन अब क्या हो गया, बहुत ट्रेंड अलग अलग आ चुके हैं। तो कॉटेज बनने लगे हैं, आप देख सकते हैं, फार्म हाउस बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पैलेसेस तो शुरू से ही रहे हैं, महाराजाओं के टाइम से बंगलोज हो गए हैं, ड्यूप्लेक्स हो गए हैं, फ्लैट्स हो गए हैं। ड्यूप्लेक्स मतलब मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, मालिक एक ही रहेगा और नीचे भी उसके कुछ रूम्स होंगे और ऊपर भी कुछ रूम्स होंगे जो इंटरकनेक्ट होंगे, अंदर से ही सीढ़ियाँ होंगी, कभी कभी बाहर से भी रहती हैं, बट ज़्यादातर डुप्लेक्स उसी को कहा जाता है जिसमें वो एक ही फैमिली के पूरे मेंबर्स रहते हैं, ऊपर नीचे उनका रूम रहता है। तो दैट इज़ डुप्लेक्स, मतलब उसमें नीचे भी कमरे हैं और ऊपर भी कमरे हैं। और फ्लैट जो हैं, ये जो लोग जैसे दिल्ली में आप रह रहे हैं तो आप जानती होंगी कि दिल्ली की कंडीशन क्या है, कि वहाँ आपको फ्लैट्स ही फ्लैट्स देखने को मिलेंगे। वहाँ बंगलोज तो कम मिलेंगे देखने, मतलब पॉश एरिया में जाएंगे तो मिलेंगे, बट ज़्यादातर आपको फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, इसी तरह के जो रूम्स हैं आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोगों की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है।
तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण एक ही जगह पे अधिक से अधिक लोग रह सकें, इसके लिए फ्लैट्स और अपार्टमेंट बनाए जाते हैं। कॉटेज और फार्म हाउस जो होते हैं, ये उन लोग बनाते हैं जो मतलब थोड़ा एकांत में रहना पसंद करते हैं, थोड़े शांत वातावरण जिनको चाहिए होता है, उन लोग इस तरह के जगहों पे रहते हैं कॉटेज बना के, कि वो अपनी छुट्टियां बिताने वहाँ जा पाएँ। और फिर जब उनका छुट्टी का समय ख़त्म हो जाए तो वापस अपने वर्किंग एरिया में चले जाएं। फिर वहाँ वो बहुत हैज़ल हो जाते हैं, काम करते करते थक जाते हैं, तो वापस फिर कहाँ आ जाते हैं, वो अपने कॉटेज में आ जाते हैं, कुछ दिन छुट्टी मनाते हैं। कुछ लोग फार्म हाउस भी खोल के रखते हैं। फार्म हाउस में ये हो जाता है थोड़ा सा अंतर, कि वहाँ पे वो या तो कुछ उन्होंने पेड़ पौधे गार्डनिंग वगैरह कर रखी होती है, बड़े बड़े फलों के पेड़ लगाते हैं, या फिर कुछ एनिमल्स वो पाल के रखते हैं जिनकी देखभाल के लिए कुछ लोगों को रखा जाता है, और वो फ्रिक्वेंटली वहाँ आना जाना करते रहते हैं, और उसका रख रखाव भी होता है और वहाँ से इनकम भी होता है। तो इस तरह से जो फार्म हाउस है वो होते हैं। उसके बाद है पैलेसेस, मतलब राजाओं की जो बिल्डिंग होती है बड़े बड़े। अब महाराजा तो पहले पहले थे, अभी भी हैं, जैसे राष्ट्रपति भवन आप पैलेस ही मान सकते हैं। तो मंत्रियों के जो घर हैं बड़े बड़े, वो सब पैलेस की तरह ही होते हैं। और बंगलोज जो हैं वो भी अच्छे बड़े मकान होते हैं, जो काफ़ी मतलब रॉयल से दिखते हैं। पैलेस से थोड़ा छोटा होगा, लेकिन जो नॉर्मल हाउसेस होंगे उनसे काफ़ी बड़ा होगा, तो दैट इज़ बंगलो हो गया। ठीक है, बंगलो में भी टाइप होते हैं, बहुत तरह के बंगलोज होते हैं। कुछ सेमी बंगलोज होते हैं, मतलब दो लोगों का आपस में जुड़ा हुआ रहता है वॉल, वो शेयर करते हैं अपना बीच का वॉल, तो सेमी डिटैच्ड बंगलो होता है। एक फुल्ली मतलब सिंगल बंगलो होता है। तो ऐसे बंगलोज में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो टाइप ऑफ शेल्टर में हम देखते हैं, पहला तो हो गया परमानेंट शेल्टर, और सेकेंड पॉइंट है टेम्पररी शेल्टर। परमानेंट शेल्टर, दीज आर द प्लेसेस वेयर ह्यूमन और एनिमल लिव फॉर वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, बहुत लंबे समय तक वो रहते हैं, एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ इट टाइम, जैसे कि हाउस, केव्स, नेस्ट, बर्ड, ये हो गए आपके परमानेंट हाउस, जिसमें वो लंबे समय तक रहेंगे। जैसे कि हम अपने घरों में रह रहे हैं, ये परमानेंट हाउस ही है, जो ब्रिक से, सीमेंट से आप तैयार कर रहे हैं। इवन कई लोग जो मिट्टी के घर बना रहे हैं, ऑलमोस्ट वो भी परमानेंट ही होते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली उसमें लंबे समय तक रहते हैं। और टेम्परेरी हाउस वो होते हैं, या टेम्परेरी शेल्टर वो होते हैं, दीज आर द प्लेस वेयर एनिमल एंड ह्यूमंस लीव ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। मतलब उनको पता रहता है कि वो बहुत कम समय तक यहाँ पे रहने वाले हैं। कहीं घूमने गए तो उन्होंने टेंट लगा लिया, तो वो टेंट एक क्या हो गया, टेम्पररी हाउस हो गया। मान लेते हैं कि हम आउटिंग पे गए और हमें 15 दिन वहाँ आउटिंग पे बिताना है, तो हमने 5 दिन इधर जंगल में बिताए, 5 दिन वहाँ घाटियों पे बिताए, तो वहाँ पे हमने टेंट लगा दिए, तो 5-5 दिन का हमने डिवाइड किया हुआ है। तो ये 5 दिन का हमने क्या किया, वहाँ पे टेम्पररी अरेंजमेंट किया, तो वो टेम्पररी हाउस में आ जाएंगे। तो ये कम समय के लिए होते हैं, इसमें हम बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं। एंड ह्यूमन लिव ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एंड फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। कई बार ये होता है कि कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम वहाँ जाते हैं, जैसे रिसर्चर्स होते हैं, कई चीज़ों के लिए आप देखिएगा कि वो रिसर्च करने के लिए जंगल्स में जाते हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं, परमानेंट तो रह नहीं सकते, तो वो लोग क्या करते हैं, टेंट लगा के रहते हैं, या ट्री हाउस बना के भी रहते हैं। कई बार आपने जियोग्राफिक वगैरह में देखा होगा कि वो क्या करते हैं, ट्री हाउस वगैरह बना करके रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि बस शेल्टर हाउस, बोट्स, माइग्रेटरी बर्ड नेस्ट, जो माइग्रेशन करने के लिए बर्ड आते हैं, और डिफरेंट प्लेस में आप देखेंगे कि टेंट हाउस होते हैं, कारवां होते हैं, शेल्टर होते हैं, छोटे छोटे जो घर बनाए जाते हैं, वो सब क्या हैं, टेम्पररी शेल्टर्स होंगे। ठीक है, तो जैसे माइग्रेशन करने के लिए जो बर्ड्स आते हैं, मतलब वो बच्चों को जन्म देने के लिए आते हैं, एक जगह से दूसरे जगह कुछ समय के लिए जाते हैं, फिर वहाँ अपने बच्चों को जन्म देते हैं, और उनको थोड़ा बड़ा करके जब वो उड़ने लायक होते हैं तो वापस अपनी पुरानी जगह पे वापस आते हैं, तो वो होते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। तो वो लोग अपना कुछ समय के लिए घोंसला वहाँ बनाते हैं, क्योंकि उनको बच्चों को जन्म देना है, अंडे देने हैं, उनको कुछ दिन रख रखाव करना है, फिर बच्चे निकलेंगे, तो वो एक अपनी परमानेंट जगह को छोड़कर दूसरे जगह जाते हैं माइग्रेशन के लिए। वहाँ पर वो बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे देते हैं, उनको प्रॉपरली फिर जन्म होता है, बड़े होते हैं, थोड़े उड़ने लायक होते हैं, फिर ये क्या करते हैं, अपने पुराने स्थान पे आते हैं। इनको कहा जाता है माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना अगर है तो वो पूछ सकते हैं। तो परमानेंट हाउस और हमारा टेम्पररी हाउस, या परमानेंट शेल्टर और टेम्पररी शेल्टर हम कह सकते हैं इसको। तो अब देखते हैं
कि जो ह्यूमन शेल्टर होते हैं, अब एनिमल्स का तो हमने पढ़ ही लिया था कि बर्ड्स जो हैं कई तरह के नेस्ट में रहती हैं, और जो न्यू मेंबर्स जुड़ते जाएंगे वो कम से कम अपना एक गुड इवनिंग शो कर दीजिए, हेलो हाय कुछ तो शो करिए, जिससे मुझे पता चले कि यस आप लोग जुड़ गए हैं। काफ़ी कम मेंबर्स आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और पता नहीं क्यों कि लोग मतलब प्रेजेंट शो नहीं करते हैं अपना। बिल्कुल करिए, मुझे पता चलेगा कि कौन कौन मेरे साथ जुड़ रहा है। मुझे अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो पूजा जी को कोई डाउट नहीं है। तो ह्यूमन शेल्टर के बारे में अब हम आगे देखते हैं कि शेल्टर ऑफ ह्यूमन इज़ कॉल्ड हाउस। जो इंसानों के रहने की जगह होती है, ह्यूमंस के रहने की, उसको हाउस कहते हैं। कैन बी ऑफ टू डिफरेंट टाइप, ये दो डिफरेंट टाइप के होते हैं। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ कच्चा हाउस, सेकेंड वन इज़ पक्का हाउस। तो पक्का हाउस मतलब पक्का है, टूटेगा नहीं जल्दी, और कच्चा हाउस मतलब ये टूट सकता है। अगर उतनी मजबूती इसमें देखा जाए तो पक्का हाउस की तुलना में इसकी मजबूती कम रहेगी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही बेकार होगा, क्योंकि पहले पहले गांव में इसी तरह के घर देखे जाते थे। इवन मुझे याद है कि मेरी जो नानी का घर था, जब हम वहाँ जाया करते थे तो मुझे इतना अच्छा लगता था, क्योंकि मेरी नानी का जो घर था वो मिट्टी का बना हुआ था, पूरा मिट्टी का घर था, और डुप्लेक्स था वो। मतलब उस ज़माने में 2 मंजिला घर थी, नीचे भी रूम्स थे, ऊपर भी रूम्स थे, और ऊपर का जो रूम था उसकी हाइट कम थी, क्योंकि डुप्लेक्स में उतना वेट नहीं ले सकता कि हम बहुत मतलब ऊंचे ऊंचे रूम्स बनाएं। तो जो रूम्स की जो हाइट हुआ करती थी वो थोड़ी कम हुआ करती थी, और बहुत अच्छा लगता था वो सब देख करके। अब तो सब कुछ सीमेंटेड हो चुका है, सब पक्का बन चुका है, लेकिन वो जो यादें हैं वो एक अलग ही छाप छोड़े हुए रहती हैं हमारे दिमाग में, कि वो जो मिट्टी का घर होता है जिसको लीपा जाता था सुबह सुबह, एक अलग ही खुशबू आती थी। वो सब चीज़ें अब नहीं देखने को मिलती, बहुत कम जगह देखने को मिलती हैं। तो कच्चा हाउस आर मेड अप ऑफ वुड, मड, स्ट्रॉ एक्सेट्रा। इसको हट भी कहा जाता है, झोपड़ी भी कहा जाता है। देन पक्का हाउस। पक्का हाउस आर मेड अप ऑफ ब्रिक, सीमेंट, सैंड, आयरन, वुड एंड स्टील। अपार्टमेंट्स, फ्लैट, बंगलोज इसके एग्जाम्पल हैं। तो हम आजकल तो ज़्यादातर सभी पक्का हाउस में ही रह रहे हैं। जिस भी अपार्टमेंट में हम रहेंगे सारा कुछ सीमेंट से ही बना हुआ हमें मिलता है, ब्रिक, सीमेंट, सैंड, यही आपको रहेगा। आयरन के उसमें रॉड्स लगे होते हैं, कई जगह वुडन जो है आपका पैनल्स लगे होते हैं, स्टील का भी बहुत जगह आजकल यूज़ होने लगा है। तो ये पक्का हाउस के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। और स्काई क्रीपर्स जो हैं, मतलब आसमान छूने वाले जो बिल्डिंग हैं, इनको गगनचुंबी इमारतें भी कहा जाता है। फिर है अपार्टमेंट और बंगलोज, ये मैंने अलग अलग से आपको यहाँ पे शो किया है। थोड़ा सा डाउट कई लोगों को रहता है कि जैसे देखिए बंगलो है, आप देख सकते हैं कि स्विमिंग पूल है, तो ये क्या हुआ है कि ये इसी इंसान का, जो भी इसका मालिक है, ये बंगलो पूरा उसी का रहेगा, उसके हिसाब से ही सब कुछ रहेगा इसमें, और उसके फैमिली मेम्बर्स ही ये स्विमिंग पूल यूज़ करेंगे। कई जगह हम देखते हैं कि अपार्टमेंट्स में स्काई क्रीपर्स जो दिख रहे हैं, मतलब आसमान छूने वाली जो बिल्डिंग है, इनमें भी जो नहाने की स्विमिंग पूल जो है ये रहता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऐसा आपका अपना पर्सनल कुछ नहीं रहेगा। वो अपार्टमेंट में है तो अपार्टमेंट के जितने भी बच्चे होंगे या बड़े होंगे वो वहाँ जाएंगे। तो अक्सर आपने देखा होगा कि अपार्टमेंट्स वगैरह में जो है वहाँ पे अगर स्विमिंग पूल रहता है तो उसका टाइमिंग होता है, बच्चों के लिए अलग रहता है, बच्चे अलग स्विमिंग करने के लिए जाते हैं। फिर अगर लेडीज़ लोग का टाइमिंग है तो वो अलग, वो आप एक बंधन में बन जाते हैं कि अरे ये टाइमिंग है तो हमको इस टाइम में जाना पड़ेगा। स्काई क्रीपर्स हैं, बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स हैं, इनमें भी अगर है तो उसी तरह का चलता है कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके हिसाब से होगा कि भाई टाइम फिक्स है, हमको उसके हिसाब से। लेकिन बंगलों में ऐसा नहीं होता है। बंगलो किसी एक व्यक्ति का होता है और उसका पूरा अधिकार उस पर रहता है कि मुझे अगर सुबह नहाने की इच्छा है, स्विमिंग करना है, तो मैं आराम से सुबह करूं। मेरा मन है 5 बजे, मेरा मन है 8 बजे, चाहे मेरा मन है 10 बजे, मेरा मन है इवनिंग में या नाइट में, तो कोई भी टाइम मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा आपको अंतर मिलेगा। इसीलिए बंगलोज जो हैं उनके रेट्स भी बहुत हाई होते हैं, और अपार्टमेंट्स में देखेंगे कि नॉर्मली लोग जो हैं मीडियम क्लास, वो अपार्टमेंट्स ही प्रेफर कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो जेब होता है वो अलाउ नहीं करता है हमको, हमारी पॉकेट जो है वो हमको अलाउ नहीं करती है। और स्काई क्रीपर में आजकल हम देखते हैं रहते भी हैं लोग, और बहुत जगह ऑफिसेज भी यहाँ पे खोल लिए जाते हैं, तो इनमें ऑफिस भी रहता है। कई बार मॉल्स भी हम देखेंगे तो मॉल्स भी हमको दिखाई देते हैं। तो ये जो स्काई क्रीपर्स होते हैं ये बहुत सारे मल्टी यूजेस में आते हैं,
इसमें आप शोरूम्स देखेंगे, बिग बाज़ार आपको देखने मिल जाएगा, तो बहुत सारे तरह तरह के अलग अलग मॉल्स दिखेंगे आपको, रहने की जगह कई बार होगी, गेम स्टेशन आपको दिखेंगे, ऑफिसेज दिखेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इनमें आ जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। तो ये अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो पूछते जाइएगा। आगे हम पढ़ेंगे कि वेरियस फैक्टर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द चॉइस शेल्टर एंड सम ऑफ दीज फैक्टर्स आर फॉलोइंग। मतलब देखिए, हम ऐसा नहीं होता है कि कहीं पे भी गए और अपने मन से कोई कहीं पे भी रहने लग गए, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हमको मैटर करती हैं जिसके कारण हम उस जगह पे रहते हैं, उस घर में रहने का हमारा बहुत सारा कारण होता है कि हम वहाँ रहते हैं। जैसे गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉय है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से अगर एकोमोडेशन है तो उसको एक रूम प्रोवाइड किया जाता है, घर दिया जाता है। तो उसके लिए अच्छा क्या है कि वो उसी घर पे रहे, क्योंकि वहाँ से उसका ऑफिस भी नज़दीक है, उसको सारी सुविधाएं कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जा रही हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। तो ये अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कई कई अच्छे नॉन गवर्नमेंट जो कंपनीज़ हैं वहाँ पे भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, जहाँ पे उनको रहने का घर दिया जाता है। रेसिडेंशियल उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा, हॉस्पिटल होंगे, वहाँ क्लब्स होंगे, स्विमिंग पूल होगा आपका। तो ये सारी चीज़ें जो आपको हॉस्पिटल आपको चाहिए वो होगा, स्कूल्स, लाइब्रेरीज़, और गेम के लिए आप वहाँ पे स्पोर्ट्स का कोई क्लब वगैरह होगा, आपका लाइब्रेरी होगा। इस तरह की सारी जो फैसिलिटीज़ है वहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये एक तो आपको मिल जाता है, तो आप फिर कहीं बाहर क्यों रहेंगे, है ना। तो ये होता है। तो इसी तरह से बहुत सारे कारण होते हैं। तो हम पहला कारण देखते हैं कि लोकेशन एंड जियोग्राफी ऑफ एरिया। मतलब जिस जगह पे हम रह रहे हैं उस जगह का लोकेशन कैसा है, क्षेत्र वो किस तरह का स्थान है, और जोग्राफिक कंडीशन वहाँ की कैसी है। मतलब क्या वो रेगिस्तान है, क्या वो बहुत ही मैदानी जगह है, या बहुत बरसाती जगह है, किस तरह की जगह वो है, सूखी जगह बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा हरी भरी है। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह के क्षेत्र में रह रहे हैं, किस तरह के एरिया में हम रह रहे हैं। दूसरा होता है कि एनवायरनमेंट कंडीशन वहाँ की कैसी है, क्या वहाँ पे रेनफॉल बहुत होता है, वहाँ टेम्परेचर जो है सीज़न का, समर्स विंटर्स बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ गर्मी पड़ती है या बहुत तेज़ ठंड पड़ती है वहाँ। उसके बाद दीज फैक्टर डिसाइड द चॉइस ऑफ हाउस इन स्पेसिफिक एरिया। तो ये घर पे बहुत कुछ असर पड़ता है, घर के डिज़ाइंस भी चेंज हो जाते हैं। जो समर वाले जो जगह होंगे जहाँ बहुत गर्मी पड़ती होगी वहाँ के घरों की कंडीशन कुछ अलग होगी, डिज़ाइनिंग कुछ अलग होगी। जहाँ विंटर्स बहुत है वहाँ घर की जो डिज़ाइनिंग है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो ऐसे हम देखते हैं कि जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है ये भी बहुत मैटर करती है, बहुत फ़र्क पड़ता है इससे भी। और थर्ड पॉइंट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब रॉ मटेरियल हमारे पास कितना अवेलेबल है इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो रॉ मटेरियल इन लोकल एरिया, उस आसपास के एरिया में हमारे पास क्या क्या चीज़ें रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उपलब्ध हैं। एंड इकोनॉमिक स्टेट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जो प्रति व्यक्ति जो है, जो भी इंसान रह रहा है उसकी खुद की इंडिविजुअल कंडीशन कैसी है, वो कितना खर्च कर सकता है घर के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती है। पहला तो लोकेशन। अब जैसे आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप बॉम्बे में काम करते हैं, तो आप जिस जगह बॉम्बे में काम कर रहे हैं वहाँ आसपास में ही आप घर का चुनाव करेंगे, और ऐसी जगह देखेंगे जहाँ से आपका बस स्टेशन पास हो, मेट्रो रेल का जो स्टेशन है वो पास हो, और आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पास हो। मतलब आप चाहेंगे कि वो सारी सुविधाएं आपको मिलें, आपका ऑफिस भी पास हो, और अगर आपके बच्चे हैं छोटे छोटे उनको स्कूल में डालना है तो स्कूल भी पास हो, हॉस्पिटल भी पास हो। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। किसी भी घर को हम जाके तुरंत नहीं ले लेते हैं, अगर हमको किराए से भी लेना है या हमको परचेस भी करना है। दोनों कंडीशन में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि वहाँ की लोकेशन कैसी है। क्या वो एरिया ऐसा तो नहीं है कि वहाँ बहुत ज़्यादा चोरियाँ या दंगे फसाद होते हैं, या बहुत ही मतलब सिचुएशन ऐसी रहती है कि वहाँ पे इंसान चैन से रह नहीं सकते, ऐसी कंडीशन तो नहीं होती है। तो ये हमको देखना होता है। एनवायरनमेंट की कंडीशन कैसी है, बहुत ज़्यादा अगर बारिश वाली जगह है तो वहाँ पे आपको थोड़े से घर ऐसे देखने पड़ेंगे जो थोड़े ऊंचे जगह पे हो, नहीं तो घर पे पानी भर जाएगा आपके। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी ज़रूरी होती हैं। फिर वहाँ पे रॉ मटेरियल किस तरह के अवेलेबल हैं, क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं, उस हिसाब से भी आप घर का चुनाव करते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो है ये मैटर करती हैं। अब देखिए कि स्पेसिफिक हाउसेस इन स्पेसिफिक एरिया, मतलब ख़ास जगह जो है वहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ ख़ास तरह के घर होते हैं।
जैसे कि ये आप देख कर के पता कर सकते हैं कि ये कहाँ के घर होंगे। कोई बता सकता है मुझे कि ये घर कहाँ के होंगे? ये मड हाउसेज हैं, मिट्टी के बने हुए घर हैं। तो आप में से कोई बता सकते हैं कि ये किस एरिया में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे इस तरह के घर, और क्यों मिलेंगे, ये भी बताना है आपको। इस तरह के घर आपको किस एरिया में देखने को मिलेंगे और क्यों मिलेंगे, क्या कारण है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस टाइप ऑफ हाउसेज इन दिस एरिया, ये आपको बताना है। मैं थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ आपके आंसर्स का। आप लोग आंसर ज़रूर करिए। ये कौन से एरिया आपको देखने से लग रहा है कि किस एरिया का ये हो सकता है? मड हाउसेज हैं, और मड हाउसेज क्यों बनाए जाते हैं वहाँ पे? कोई भी आंसर नहीं कर रहा है क्वेश्चन का। क्या बात हो गई भाई? सबका ध्यान कहीं इधर उधर हो गया है क्या? क्लास में आप ध्यान नहीं दे रहे हैं लगता है। एक बार मैं रिपीट करती हूँ और क्वेश्चन, आंसर नहीं आएगा तो फिर मुझे ही बताना पड़ेगा। ये जो आप घर देख रहे हैं मड हाउसेज, ये स्पेसिफिक एरिया आपको बताना है। रूपाली जी ने लिखा है राजस्थान। ओके, और कोई लिखना चाहते हैं तो लिखिए ज़रूर। और इसका आपको रीज़न भी लिखना है कि वहाँ मड हाउसेस क्यों बनाए जाते हैं, मोस्टली क्या कारण है कि वहाँ पे मड हाउसेस बनाए जाते हैं। और घर तो देखिए कितने सुंदर हैं, इस पर इतनी सुंदर सुंदर कलाकारी की हुई है, वहाँ का आर्ट भी बहुत फेमस है। तो क्यों बनाए जाते हैं ये भी आपको बताना है। बस एक ही स्टूडेंट ने आंसर किया, बाकी सब कहाँ चले गए? ताकि घर ठंडा रहे। यस, बिल्कुल राइट आंसर रूपाली जी का। राजस्थान भी सही था और ताकि घर ठंडा रहे ये भी बिल्कुल सही था। तो देखिए मड हाउसेस बनाने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही रहता है राजस्थान में, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि वो गर्मी से ही परेशान रहते हैं, तो वो मड हाउसेस बनाते हैं मोस्टली जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, और घर उनका ठंडा रहे ये सबसे बड़ा कारण होता है। और उनके पास अवेलेबल चीज़ें भी वही होती हैं, उस हिसाब से वो बनाते हैं, क्योंकि उनकी इनकम भी उतनी नहीं होती है कि वो सारी चीज़ें परचेस कर सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैटर होता है कि वहाँ के जो लोकल लोगों की मतलब फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, ये भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। और वो घर को ठंडा रखने के लिए ज़्यादातर मिट्टी के घरों का इस्तेमाल करते हैं। और राजस्थान में मैंने देखा है, कई बार पढ़ा है इस बारे में कि वहाँ चूने का प्रयोग भी बहुत किया जाता है। इसमें मेंशन नहीं है बट मैं आप लोग को बता रही हूँ कि चूने का यूज़ भी बहुत किया जाता है। प्रियंका जी गुड इवनिंग। और आप लेट हैं आज काफ़ी, क्या बात हो गई भाई? टाइम से आइए, क्लासेस तो आधी हो गई आपकी। कोई बात नहीं, वीडियो देख लीजिएगा, जो मैंने पढ़ाया है वो आप देख लीजिएगा। तो देखिए, हाउस मेड अप ऑफ मड, अगर हम मड की बात करें तो मड क्या होता है? कीचड़, कीचड़ को कहा जाता है ना मड। लेकिन ये जो मड है ये क्या हुआ, स्पेशली बनाया जाता है, इसको मड तैयार किया जाता है। मिट्टी को, मिट्टी भी हर तरह की नहीं, स्पेसिफिक ये मिट्टी भी होती है जो पकड़ जिसकी मजबूत रहती है, उनको पता होता है लोकल लोगों को किस तरह का जो मिट्टी है वो यूज़ करना है, उसमें कितना पानी मिक्स करना है और उसको एक मड का रूप देना है। तो ये जो गीली मिट्टी होती है इसका वो यूज़ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, दीज हाउसेज आर फाउंड इन हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड इन विलेज। तो ज़्यादातर ये बहुत जो गर्म एरिया होता है राजस्थान, जहाँ पे जो गांव होते हैं वहाँ पे हम ज़्यादातर ये देखते हैं, क्योंकि लोगों की जो आय होती है वो भी कम होती है, इस कारण से वो बहुत बड़ा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, मिट्टी के घर बनाते हैं, मिट्टी के घर ठंडे रहते हैं। दीज हाउसेज हेल्प इन बेटर अडेप्टिंग टू एक्सेसिव हीट। तो बहुत ज़्यादा जो गर्मी होती है उसको भी ये सही ढंग से हीट को मैनेज कर देते हैं। मड वॉल ऑफ दीज हाउसेज आर मेड थिक, ये बहुत ही मोटे लेयर वाले होते हैं। जो मड की लेयर होती है, पतला नहीं होता कि बिल्कुल एक धक्का मारा और टूट गया, ये काफ़ी मजबूत होते हैं। हाँ, पूजा रानी जी ने लिखा है डेजर्ट एरिया, राइट, मतलब स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि राजस्थान में ही, डेजर्ट एरिया और हम बहुत सारे गाँवों में भी देखते हैं कि इस तरह के हाउस हमको देखने मिलते हैं। तो मड वॉल जो होते हैं ये कैसे होते हैं, काफ़ी थिक होते हैं।
सो दैट हीट डज नॉट क्रॉसेस इट, इसमें से गर्मी जो है वो पार नहीं हो पाती है। रूट्स आर मेड अप ऑफ फूडर एंड बुशेस वुड ऑफ अकासिया, कीकर का एक पेड़ होता है वहाँ जिसको अकासिया भी बोलते हैं, एक कीकर नाम का एक पेड़ होता है जो अधिकतर इस तरह के सूखे क्षेत्रों में पाया जाता है, वो यूज़ किया जाता है। और इनके जो कई तरह का जो नीचे जो इनका बेस होता है उसको लकड़ियों वगैरह से बनाया जाता है। और ये जो छत होती है इनकी, वो कीकर के जो पेड़ होते हैं उनसे छत बनाया जाता है और ऊपर में फूस डाल दी जाती है, स्ट्रॉ जो रहता है वो फूस डाल दी जाती है। दीज हाउसेज आर पेंटेड विथ मड एंड काउ डंग, मतलब जो गीली मिट्टी होती है उससे इसको लीपा जाता है। और काउ डंग तो आप जानते ही हैं, जो गोबर जो गाय का या भैंस का होता है उसको भी गीला कर लिया जाता है, मिट्टी के साथ मिक्स करके उसको लीप दिया जाता है। इससे क्या होता है कि घर बहुत शुद्ध रहता है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े घर में नहीं आते हैं। तो दैट इज़ द साइंटिफिक रीज़न ऑल्सो। टू प्रोटेक्ट द मड फ्रॉम ब्रेकिंग एंड फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द इंसेक्ट, ये इंसेक्ट से हमको बचाता है और ये ब्रेक नहीं होता। जैसे हम सिर्फ मिट्टी, कई बार होता है ना कि वो क्रैक आ जाते हैं मिट्टी में, तो अगर हम थोड़ा काऊ डंग इसमें मिला देते हैं, गोबर अगर मिला देते हैं इसमें मिट्टी के साथ, गीली मिट्टी के साथ, तो वो एक अच्छा कोटिंग का काम करता है जिससे कि ब्रेक्स बीच बीच में जो कटिंग से आ जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं, वो नहीं आती है। तो इस तरह के हाउसेज आपको गांव में भी देखने को मिल जाएंगे। सेकंड है हाउस मेड अप ऑफ वुड एंड बैम्बूज, जो घर होते हैं, कई घर जो होते हैं वो वुड और बैम्बूज से बने होते हैं। अब देखिए एरिया का फ़र्क बहुत पड़ता है, जिस तरह का एरिया होगा वहाँ पे जो सामान मिल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग घर का निर्माण भी होगा। दीज हाउसेज आर मेड इन दोज एरियाज वेयर देयर इज़ हैवी रेन, बहुत ज़्यादा बारिश होती है जहाँ। दीज बैम्बू एंड वुड हाउसेज आर 10 to 20 feet above the ground so that it remains unaffected from flood, मतलब ये ऐसे जगह पे बने होते हैं जहाँ पे अक्सर बहुत बाढ़ आती है या बहुत ही हैवी रेन होती है, तो घरों में पानी ना घुस जाए इसलिए वो क्या करते हैं, लंबे लंबे जो बैम्बूज होते हैं, वुड्स होते हैं, उनके आप देख सकते हैं कि इन्होंने पिलर्स लगा रखे हैं नीचे, ताकि अगर पानी भर भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम उनको घर को नहीं होती है, घर का कोई सामान भीगता नहीं है, लोग सुरक्षित रहते हैं। और इनकी जो छतें हैं वो देखिए स्लेंटिंग है, स्लोप है, ढलान वाली छतें हैं, तो बारिश कितनी भी हो सारा पानी निकल जाएगा बाहर, कहीं जमेगा नहीं। तो ज़्यादातर ये कहाँ होता है, इसके बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन में कि इस तरह के हाउसेस कहाँ होते हैं जहाँ नीचे 10 to 12 feet अबव ग्राउंड के उसको ऊंचा किया जाता है बैम्बू से या वुड से। तो ये ज़्यादातर असम में पाए जाते हैं इस तरह के घर, क्योंकि उनका कई नॉर्थ ईस्ट जो है वहाँ पे क्योंकि बहुत बारिश होती है और वहाँ पे अक्सर फ्लड्स आते रहते हैं, जो बाढ़ आती रहती है वहाँ पे। ठीक है, लकड़ी और बांस से बना घर, ये घर उन इलाकों में बनते हैं जहाँ बहुत तेज़ बारिश होती है। ये बांस और लकड़ी के घर ज़मीन से 10-12 फीट ऊपर हैं, जिससे यह बाढ़ से अप्रभावित रहता है। ये घर असम और उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों में, अन्य हिस्सों में पाया जाता है। तो जैसे ऑप्शन आएगा आपके पास, अगर आपके पास स्पेशली असम नहीं है तो आप अगर देख रहे हैं कि वहाँ उत्तर पूर्व के घर लिखे हैं तो आप उस पर टिक करेंगे, और अगर असम है तो आप असम पे टिक करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। स्पेशली आप पिक्चर्स भी देखिए, पिक्चर के थ्रू आप और अच्छे से समझ पाएंगे। स्टोन हाउस होते हैं, मतलब पत्थरों से, आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे पत्थरों का जो है वो ज़्यादा, यस कश्मीर लिखा है इन्होंने, यस बिल्कुल सही। तो कश्मीर वगैरह में आप देखेंगे कि इस तरह के जो घर हैं वो दिखाई दे जाएंगे आपको। कश्मीर हो गया, लद्दाख, ये पहाड़ी क्षेत्रों की बात हो रही है जहाँ पे स्टोन जो है बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। बिल्कुल सही प्रियंका जी, राइट आंसर। स्टोन हाउसेस आर फाउंड इन कोल्ड डेजर्ट और ऑफ लद्दाख एंड अदर हिली डेजर्ट एरियाज। बहुत सारे ऐसे डेजर्ट एरिया हैं जो डेजर्ट होने के साथ साथ वहाँ सर्दियाँ भी काफ़ी पड़ती हैं। राजस्थान ऐसा डेजर्ट है जो गर्मी के लिए फेमस है, लेकिन कुछ ऐसे डेजर्ट भी हैं, जैसे लद्दाख वगैरह की हम बात करें, उनमें भी कई जगह ऐसे पाए जाते हैं जो बिल्कुल डेजर्ट की तरह हैं, लेकिन ये क्या है, कोल्ड डेजर्ट हैं, ठंडे क्षेत्र हैं। यहाँ आप देखेंगे कि ज़्यादातर पत्थरों से बने हुए घर मिलते हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं, इनको बड़ा ध्यान से पढ़िए। द वॉल्स आर कोटेड विथ
अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम। देखिए यहाँ मड का भी यूज़ किया जा रहा है और लाइम मतलब चूने का भी यूज़ किया जा रहा है। चूना जो है हमेशा मजबूती देता है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो कोटिंग की जाती है तो चूना हमेशा क्या देता है, मजबूती देता है। मतलब कई कई 100 सालों तक ये जो घर होते हैं ये गिरते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं जल्दी, क्योंकि इनमें चूने की कोटिंग लगी होती है। तो ये बहुत हार्ड कर देता है जो घर बनाते हैं, जॉइंट्स उनके लगाते हैं उनके लिए। हिली एरियाज में, यस पूजा जी का राइट आंसर है हिली एरियाज, बिल्कुल सही। थिक ट्री may be used to make roof of first floor strong and wooden floor, wooden ceiling are also found in the houses। इनमें ज़्यादातर आप देखिएगा कि जो फ्लोरिंग है वो वुडन की होगी, जो सीलिंग है वो भी वुडन की होगी, ठीक है। तो जो फर्स्ट फ्लोर होगा वो ज़्यादातर लकड़ियों का बना हुआ होगा। नीचे अगर आप देखते हैं कि पत्थर से पूरा बना है तो कई कई बार हम ऊपर देखते हैं तो पूरा लकड़ियों से भी बना रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ लकड़ियाँ भी मिल जाती हैं आसानी से। कई जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे आसानी से लकड़ियाँ भी मिलती हैं, तो वो पत्थर का भी बनाते हैं, लकड़ियों से भी बनाते हैं। तो जहाँ उनको जो सामान मिल रहा है उस हिसाब से वो घरों को बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन 2 स्टोरी बिल्डिंग ऑफ लद्दाख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना है तो करके रखिए, लिखना है तो लिख के रखिए। इन 2 स्टोरी बिल्डिंग ऑफ लद्दाख ऑन द ग्राउंड फ्लोर नेसेसरी थिंग्स एंड एनिमल्स आर केप्ट। ज़्यादातर वहाँ सामान रखा जाता है, स्टोर के रूप में यूज़ किया जाता है, एनिमल्स को रखा जाता है। एंड ऑन द फर्स्ट फ्लोर पीपल लिव। ज़्यादातर क्या होता है कि जो नीचे का फ्लोर होगा, ग्राउंड फ्लोर, वहाँ पर या तो जानवरों को रखा जाएगा या सामान स्टोर करके गोडाउन जैसा बना देंगे अपनी। कई लोग जलावन वहाँ रख देते हैं, साल भर की कोई कोई चीज़ें अनाज वगैरह वहाँ रखते हैं, स्टोर करते हैं। और जो फर्स्ट फ्लोर उनका होगा उस पर क्या करते हैं, लोग रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर डज नॉट हैव विंडो, और इसी कारण से आप देखेंगे कि कई जगह ऐसे होते हैं कि जो ग्राउंड फ्लोर रहेंगे वहाँ पर विंडो नहीं होते हैं, सिर्फ वहाँ पे एक दरवाज़ा होगा। अगर एनिमल रख रहे हैं तो एक दरवाज़ा होगा जहाँ से वो थोड़ा जाली वगैरह लगा देते हैं, और उस पर खिड़कियाँ वगैरह नहीं होती हैं क्योंकि वहाँ इंसान रह नहीं रहे हैं, सामान स्टोर करते हैं मोस्टली वहाँ पे, तो वो पूरा पैक रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन इंटेंस कोल्ड, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, पीपल कैन शिफ्ट टू द ग्राउंड फ्लोर। और क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है तो लोग नीचे आ जाते हैं, ग्राउंड फ्लोर में रहने लगते हैं, क्योंकि वहाँ खिड़कियाँ नहीं है तो ठंडी हवा नहीं घुसती है अंदर। ऑन द रूफ ऑफ द हाउस वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर केप्ट फॉर ड्राइंग। और वो अपने जो भी सुखाना होता है, जैसे आपने देखा होगा एप्पल होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो एप्पल को वो लोग सुखा के भी यूज़ करते हैं। तो कई तरह के ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनको सुखा के यूज़ किया जाता है, जैसे अंजीर हो गया, किशमिश आप सुना होगा आपने, वो भी सुखाया जाता है। तो बहुत तरह के ऐसे फ्रूट्स होते हैं, कई वेजिटेबल्स भी होते हैं जिनको सुखा के यूज़ किया जाता है। तो वो अपने जो छत होते हैं छतों पे उसको सुखाया करते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और ये हमारा लास्ट है आज का फोर्थ, और इसके बाद जो और टाइप के हाउसेस हैं वो हम कल देखेंगे, कल की क्लास में, ठीक है। तो आज ये हमारा लास्ट पॉइंट रह गया है। फोर्थ है हाउस मेड अप ऑफ स्टोन एंड वुड। देखिए ये स्टोन एंड वुड के जो हैं यहाँ पे भी बने हुए हैं, जैसे मैंने पहले बताया लद्दाख का, ये आप देख रहे हैं कश्मीर का, ठीक है। दीज हाउसेज आर फाउंड इन हिली एरियाज वेयर देयर इज़ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड स्नोफॉल। यहाँ पे क्या होता है कि ठंड पड़ती है, इवन यहाँ पे स्नो जो है मतलब बर्फीले हवाएं चलती हैं, बर्फ़ गिरते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर इस तरह के घर बनाए जाते हैं जिसकी स्लैंटिंग होती है, छत जो है वो ढलान वाली होती है। आप देख सकते हैं कि एक घर जो है उसके ऊपर कितनी बर्फ़ जमी हुई है, और कई जगह छत हम देखते हैं कि डैमेज भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जब उस पर लोड हो जाता है और प्रॉपरली वो नहीं हट पाता है तो छत डैमेज हो जाते हैं। रूफ ऑफ दीज हाउसेज आर स्लोपिंग। इस तरह के जो रूफ होते हैं वो कैसे होते हैं, स्लोपिंग होते हैं, स्लैंटिंग, तिरछे होते हैं ताकि फिसल जाए वहाँ से बर्फ़। ऑन द साइड सो दैट स्नो एंड रेन, वहाँ बारिश भी काफ़ी होती है और स्नो भी गिरता है। इट इज़ मतलब वो आराम से फ्लो होकर के ग्राउंड पे गिर सकें। दीज हाउसेज में बी मेड अप ऑफ स्टोन, ब्रिक्स और वुड। ये पत्थरों से भी बने हो सकते हैं, ब्रिक से भी बने हो सकते हैं, वुड से भी बने हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दीज हाउसेज कैन बी फाउंड इन श्रीनगर। ये हाउसेज कहाँ मिलते हैं हमको ज़्यादातर देखने के लिए, श्रीनगर में मिलते हैं।
हिंदी में भी करवाइए। मैं हिंदी में ही आप लोगों को बता रही हूँ सारा कुछ। आपको नोट्स हिंदी में भी मिल जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मैं इसके बाद भी थोड़ा आप लोग को हिंदी में ही मैं इसको करके कन्वर्ट करके ही बता रही हूँ कि अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, दीज हाउसेज कैन बी फाउंड इन श्रीनगर। इस तरह के जो घर होते हैं ये हमको कहाँ मिलते हैं? श्रीनगर, मनाली एंड अदर एरियाज ऑफ कश्मीर वैली। ये कश्मीर का जो एरिया रहता है वहाँ पे आपको ज़्यादातर इस तरह के घर दिखाई देंगे, और उनमें क्या होगी? बर्फ़ जमी हुई रहती है। जो स्लैंटिंग छत है उनमें से भी गिरता है, और कुछ बहुत पतला पतला बारीक बारीक रहता है तो वो जम भी जाता है कई बार, तो उसको बीच बीच में हटाना भी पड़ता है। हाउसेज इन श्रीनगर डिस्प्ले ब्यूटीफुल कार्विंग ऑफ वुड ऑन द सीलिंग ऑफ हाउस, डोर एंड विंडोज हैव ब्यूटीफुल आर्चेज नोन एज मेहराब। वहाँ पे जो दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ का जो फ्रेम होता है और विंडोज़ होते हैं, उनमें इतने सुंदर सुंदर नक्काशी की हुई होती हैं, बहुत सुंदर सुंदर उनमें कार्विंग मतलब नक्काशी की हुई होती है, कटिंग्स की हुई होती हैं, वो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और जिनको मेहराब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे हाउसेस के टाइप। अभी और हाउसेस के जो टाइप्स बचे हुए हैं वो हम कल देखेंगे, तो कल ज़रूर जुड़िएगा क्लास में और बिल्कुल टाइम से जुड़िएगा, क्योंकि ये हमारी सब क्लासेस जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपको क्लास ज्वाइन कैसे करना है एक बार आप देख लीजिए। देखिए, आप सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा। फिलअप फॉर्म को आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको होम, वीडियोज़, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल्स ये दिखाई देगा। आपको वीडियोज़ में जाना है। आप जैसे ही वीडियोज़ में जाएंगे तो आपको सारे वीडियोज़ दिख जाएंगे, अपकमिंग जो होंगे वो वीडियोज़ भी दिख जाएंगे कि कौन से वीडियोज़ आने वाले हैं, कितने बजे आने वाले हैं। और जो प्लेलिस्ट है, अगर आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको मान लीजिए ईवीएस की प्लेलिस्ट पे आप जाते हैं तो मेरे सारे वीडियोज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू शाहीन जी। और सभी इस तरह से हमारे साथ जब रेगुलर जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा नॉलेज आप लोग पाते हैं। आपसे मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ, ऐसा नहीं है। कई बार आप लोग भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, और जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। तो ऐसा अपने आप को बनाइए कि आपको भी लोग गूगल पे सर्च करना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये हमारा नंबर है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल कर सकते हैं। और रेगुलर क्लास में जुड़ने का कोशिश करिए, क्योंकि अभी त्यौहार का समय है, थोड़ी छुट्टियां वगैरह होती रहेंगी। बट अगर आप क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते हैं किसी कारण से तो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो हर वीडियो देखिए और प्लेलिस्ट में जाके आपको पूरा ईवीएस के सारे क्लासेस आपको दिख जाएंगे। सो ओके एंड बाय ऑल ऑफ़ यू। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़कर, और कल हम फिर मिलते हैं। गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू।